हेलो गाइस, आज हम करने वाले हैं वारे हमदर्द। इसके कवि घनश्याम अग्रवाल। परिचय है जन्म 1942 अकोला महाराष्ट्र। परिचय घनश्याम अग्रवाल की रुचि अध्ययन काल से ही लेखन में विकसित हुई। अपनी व आसपास की प्रत्येक स्थिति या घटना में हास्य ढूंढ कर उसे धारादार व्यंग्य में डालना आपके लेखन की विशेषता है। आप अखिल भारतीय मंचों पर हास्य व्यंग्य कवि के रूप में लोकप्रिय हैं। प्रमुख कृतियाँ हैं हंसी घर के आईने, हास्य व्यंग्य ये, आज़ादी की धूम, आई एम सॉरी, हास्य कविता संग्रह, अपने अपने सपने लघु कथा संग्रह आदि। गद्य संबंधी प्रस्तुत हास्य व्यंग्य निबंध में लेखक ने दुर्घटना के माध्यम से विनोद को बड़े ही रोचक ढंग से व्यक्त किया है। हमदर्दी भी कभी कभी किसी तरह पीड़ादायी बन जाती है। यह बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शाया है। तो वारे हमदर्द शुरू करते हैं। लेखक जब पुंजीवादी व समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण दे रहे थे, मीन्स लेखक कहीं पे गए थे, पुंजीवादी अर्थव्यवस्था गए थे, वहाँ पे भाषण दे रहे थे, भाषण सुनकर आ रहे थे, तो सामने से एक कार आ रही थी। भाषण के प्रभाव से मेरी साइकिल को अधिक जोश आया या कार को गुस्सा अधिक आया, ये मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता, किंतु मेरी साइकिल और वो कार जब करीब आए तो विरोधियों की तरह एक दूसरे से घृणा की नज़रों से देखते हुए आपस में जा भिड़े। मतलब लेखक का एक्सीडेंट हो गया। लेखक साइकिल चला रहे थे और सामने से एक कार आई तो दोनों एक दूसरे से टकरा गए। फिर लेखक बोलते हैं, मैंने खामखा पूंजीवाद और समाजवाद के झगड़े में टांग अड़ाई, फलस्वरूप मेरी टांग टूट गई। दुर्घटना के बाद आज भी इंसानियत कायम है। ये सिद्ध करने के लिए कुछ लोग मेरी तरफ दौड़े। आँख खुली तो मैंने अपने आप को एक बिस्तर पर पाया। इर्द गिर्द कुछ परिचित अपरिचित चेहरे खड़े थे। लेखक को किसी ने अस्पताल में पहुंचाया। लेखक ने जब आँख खोला तो एक बिस्तर पे थे और आसपास कुछ अपरिचित और परिचित चेहरे खड़े थे। आँख खुलते ही उनके चेहरे पर उत्सुकता की लहर दौड़ गई। मतलब जहाँ पे खड़े थे उनके चेहरे पर उत्सुकता की लहर दौड़ गई। मैं करारते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ? वहाँ जो खड़ा था उसमें से किसी ने एक ने बोला, आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं। आपका एक्सीडेंट हो गया था, सिर्फ पैर का फ्रैक्चर हुआ है। अब घबराने की कोई बात नहीं। एक चेहरा इतनी तेज़ी से जवाब देता है, लगता है मेरे होश आने तक वो इसीलिए रुका रहा। अब मैं अपनी टांगों की ओर देखता हूँ। मेरी एक टांग अपनी जगह पर सही सलामत थी और दूसरी टांग रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटक रही थी। मेरे दिमाग में एक नए मुहावरे का जन्म हुआ, टांग का टूटना यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं काँप उठा। अस्पताल वैसे ही एक खतरनाक शब्द होता है, फिर यदि उसके साथ सार्वजनिक शब्द चिपका हो तो समझो आत्मा से परमात्मा का मिलन होने का समय आ गया। अब मुझे यूँ ही लगा कि मेरी टांग टूटना मात्र एक घटना है और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना दुर्घटना। टांग से ज़्यादा फिक्र मुझे उन लोगों की हुई जो हमदर्दी जताने मुझसे मिलने आएंगे। ये मिलने जुलने वाले कई बार इतने अधिक आते हैं और कभी कभी इतना परेशान करते कि मरीज का आराम हराम हो जाता है। इसकी मरीज को खास ज़रूरत होती है। जनरल वार्ड का तो एक नियम होता है कि आप मरीज़ को एक निश्चित समय पर आकर ही तकलीफ़ दे सकते हैं, किंतु प्राइवेट वार्ड ये तो खुला निमंत्रण है। हे मेरे परिचितों, रिश्तेदारों, मित्रों, आओ, जब जी चाहे आओ, चाहे जितनी देर रुको, समय का कोई बंधन नहीं। मुझे अपने सारे बदले लेने का यही वक्त है। बदले का बदला और हमदर्दी की हमदर्दी। मिलने वालों का ख्याल आते ही मुझे लगा कि मेरी दूसरी टांग भी टूट गई। मुझसे मिलने के लिए सबसे पहले वो लोग आए जिनकी टांग या कुछ और टूटने पर मैं कभी उनसे मिलने गया था। मतलब लेखक से मिलने वाले पहले वो लोग आए जिनके कुछ टूटने पर लेखक भी उनसे मिलने गए थे। मानो वह उसी दिन का इंतज़ार कर रहे थे कि कब मेरी टांग टूटे और वह अपना एहसान चुकाए। इनकी हमदर्दी में ये बात खास छिपी रहती कि देख बेटा, वक्त सब पर आता है। दर्द के मारे एक तो मरीज़ को वैसे ही नींद नहीं आती, यदि थोड़ी बहुत आ भी जाए तो मिलने वाले जगा देते हैं। खासकर वे लोग सिर्फ जो
दर्द के मारे एक तो मरीज को वैसे ही नींद नहीं आती, यदि थोड़ी बहुत आ भी जाए तो मिलने वाली जगह देते, खासकर वे लोग जो सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं। इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती, ये सिर्फ सूरत दिखाने आते हैं। ऐसे में एक दिन मैंने तय किया कि आज कोई भी आ जाए मैं आँख नहीं खोलूँगा, चुपचाप पड़ा रहूँगा। ऑफिस के बड़े बाबू आए और मुझे सोया जानकर वापस जाने की बजाय वो सोचने लगे कि यदि मैंने उन्हें नहीं देखा तो कैसे पता चलेगा कि वो मुझसे मिलने आए थे। अतः उन्होंने मुझे धीरे धीरे से हिलाना शुरू किया। फिर भी जब आंखें नहीं खुली तो उन्होंने मेरी टांग के टूटे हिस्से को ज़ोर से दबाया। मैंने दर्द के मारे कुछ चीखते हुए जब आँख खोली तो वे मुस्कुराते हुए बोले, कहिए अब दर्द कैसा है। मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं। उस दिन जब सोना बाई अपने 4 बच्चों के साथ आई तो मुझे लगा कि आज फिर कोई दुर्घटना होगी। आता ही उन्होंने मेरी ओर इशारा करते हुए बच्चों से कहा, ये देखो चाचा जी। उनका अंदाज कुछ ऐसा था जैसे चिड़ियाघर दिखाते हुए बच्चों से कहा जाता है, ये देखो बंदर। बच्चे खेलने लगे, एक कुर्सी पर चढ़ गया तो दूसरा मेज़ पर। सोना बाई की छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी। रप रप की आवाज़ ने मेरा ध्यान बटाया। क्या देखता हूँ कि सोना बाई का एक लड़का मेरी टांग के साथ लटक रही थी और थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। मैं इसके पहले कि उसे मना करता, सोना बाई की लड़की ने दवा की शीशी पटक दी। सोना बाई ने एक पल लड़की को घूरा, फिर हंसते हुए बोला, भैया पेड़े खिलाओ, दवा गिरना शुभ होता है। दवा गई समझो बीमारी गई, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसके 2 घंटों बाद सोना बाई गई और कहकर कि फिर आऊँगी। मैं भीतर तक काँप गया। कुछ लोग तो औपचारिकता निभाने की हद कर देते हैं, विशेषकर रिश्तेदार जो दूसरे गांव से मिलने आते हैं। ऐसे में एक दिन एक टैक्सी कमरे के सामने आकर रुकी। उसमें से निकलकर एक आदमी आते ही मेरी छाती पर सिर रखकर औंधा पड़ रोने लगा और कहने लगा, हाय तुम्हें क्या हो गया, कार वालों का सत्यानाश हो। मैंने दिल में कहा कि मुझे जो हुआ सो हुआ, पर तू क्यों रोता है, तुझे क्या हुआ। वो थोड़ी देर मेरी छाती में मुंह गड़ाए रोता रहा। फिर रोना कुछ कम हुआ, उसने मेरी छाती से गर्दन हटाई और जब मुझसे आंखें मिलाई तो एकदम चुप हो गया। फिर धीरे से हंसते हुए बोला, माफ़ करना, मैं गलत कमरे में आ गया था। आजकल लोग ठीक से बताते भी नहीं। गुप्ता जी का कमरा शायद बगल में है। हे हंसते हुए वो आदमी चला गया। अच्छा भाई माफ़ करना, कहकर वो चला गया। अब वही रोने की आवाज़ मुझे पड़ोस के कमरे से सुनाई पड़ी। मुझे उस आदमी से अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया, क्योंकि इस प्रकार रोता देख पत्नी ने उसे मेरा रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वालों को पैसे दे दिए थे। हमदर्दी जताने वालों में वो लोग ज़रूर आएंगे जिनकी हम सूरत भी नहीं देखना चाहते। हमारे शहर में एक कवि हैं, श्री लपकानंद। उनकी बेतुकी कविताओं से सारा शहर परेशान है। मैं अक्सर उन्हें दूर से देखते ही भाग खड़ा होता हूँ।